दे रहा था, ये एक परिवार का दुख है, एक परिवार की पीड़ा है। उसके माँ बाप दोनों आए हुए हैं और उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। यही इनका जीरो टॉलरेंस है, वही रंधोने, यही जीरो टॉलरेंस है इनका, यही जीरो टॉलरेंस है कि न्याय नहीं मिल सकता। न्याय के लिए आप कहीं भटकते रहें। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है और पुलिस केवल एक काम कर रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। इतना भ्रष्टाचार हर स्तर पे कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा। तहसील हो, आपके थाने हो, या जितने भी विभाग चल रहे हैं, वहां बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे वसूली हो सकती है, वो लगातार भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे, इनके विभाग का भी बहुत बड़ा बजट है। बजट का उपयोग, दुरुपयोग या बांट होता है, बंदर बांट, किस रूप में किस तरीके से होता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस परिवार को न्याय मिले, इसके साथ साथ कई और घटनाएं, कौशाम्बी का भी एक परिवार आया है, उसके साथ भी घटना घटी है, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिल रहा। थाना पुलिस पूरा बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। जो खबरें आ रही हैं, जो घटनाएं हैं, या जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जी जो अपनी बात कह रहे थे, ये तो एक जगह, एक मंदिर, एक स्थान और इनकी बड़ी जमीन जो उस मंदिर के और उस स्थान से लगी हुई थी, उसके बारे में कह रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इधर कई पत्रकार साथी भी बड़ी स्टोरियां कर रहे हैं, कितने करोड़ से खरीदा गया, कितने में बेची गई, किसी का घर कैसा है, शीश महल है। ये अब हमारे पत्रकार साथी भी और महत्वपूर्ण चैनल भी चलाने लगे हैं। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात बोर्ड से नहीं बनी, वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। अब तो कोई गब्बर सिंह वाला भी ऐड आ गया है कि समाजवादी पार्टी अकेली बची है जो अभी नहीं टूटी है। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं जिसको दगा ना दिया हो। संविधान को भी दगा दिया है, मर्यादा को भी दगा दिया है, आस्था को भी दगा दिया है, श्रद्धा को भी दगा दिया है। और ये हमारे जो आदरणीय प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जो आए हैं, कौन सी जगह पर नहीं गए ये सोचिए। हर एक के दरवाजे गए हैं, हर एक से इन्होंने अपने लिए न्याय मांगा, अपना स्थान मांगा, अपना मंदिर मांगा। लेकिन सुना है कि वहां पर नए नए तरह के माफिया आकर के कब्जा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के जो चढ़ावा को लेकर के चर्चा बनी है, वो सच्चाई और बाहर आएगी, सच्चाई जनता जानेगी, तब लोकतंत्र में निर्णय जनता लेगी। और हमें उम्मीद है
कि इन्हें भी न्याय मिलेगा जो आज हमारे बीच हमारे आपके सामने आए हैं। इसी के साथ साथ हम अपनी पार्टी के कुलदीप सिंह भुल्लर जी को और उनके सभी साथियों का विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस लड़ाई में, इस लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में बड़े पैमाने पर हमारे सिख समाज और किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अयोध्या में सर वकील भी आ गए सर तहरीर दे दी है चंपत राय की गिरफ्तारी हो, मगर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और लगातार चंपत राय को बचाया क्यों जा रहा है? जमीन मामले में बचाया गया, अभी बचाया जा रहा है। अधिवक्ताओं का आना, सड़कों पर आना, अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। भाई उनके केस नहीं कर रहे हैं, भाई उनका केस क्या था? हालांकि हाई कोर्ट से कितनी राहत मिली है, ऊपर वाले कोर्ट में कब जानता। सुना है कि वो भी कोई पर्ची थी चंदा की, उसके मामले हुए थे। उन्हीं की बात कर रहे हो ना? कोई पर्ची छपाई थी उन्होंने, और वो भी जो सामान कभी कभी दुर्गा पूजा के पंडालों के लिए जो चंदा लिया था, उसका मामला था कुछ। तो ये प्रैक्टिस में है इनकी। आप बात क्यों नहीं समझते हैं? ये बातें इनकी प्रैक्टिस में है। बस प्रैक्टिस पर पकड़ी गई। प्रभु श्री राम ने खोल दी इस बार प्रैक्टिस इनकी, बस बात इतनी है। प्रभु श्री राम भी इनको माफ नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? अच्छा, वही बात होगी ना दोबारा। बात तो वही है। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि प्रभु के चढ़ावे और प्रभु श्री राम के चढ़ावे में इतनी बड़ी डकैती के ऊपर भी कोई शब्द हो तो वो शब्द इस्तेमाल हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चढ़ावा अगर जनता सही बता दे, जिन लोगों ने चढ़ावा दिया है, चंदा दिया है, तो आंकड़ा न जाने क्या होगा, न जाने कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। बहुत सारे लोग गुप्त दान देते हैं, और हम मराठी परंपराओं में है कि हम अपना दान नहीं बताते किसी को। जो गुप्त दान देते हैं हम किसी को बताते नहीं है। तो न जाने कितना चढ़ावा चढ़ाया गया होगा, गुप्त दान दिया गया होगा। इसका तो हिसाब किताब कोई दे ही नहीं रहा है। अब बस प्रभु श्री राम ही देंगे इनका। आप क्यों भारतीय जनता पार्टी की बातों में आते हो? अभी ये कुछ दिनों से नए नए पत्रकार भी आने, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कल तो अच्छा, आज दूसरे रंग में। अच्छा, ये मैं अब जो भी, देखिए ऐसा है, मैंने एक अपना यहां भी कार्यक्रम बनाया है। जो भगवान या हमारे ऊपर ये कई बार सवाल करते हैं, उनसे हम एक पर्ची छपा के रखेंगे कि भाई आपसे चंदा चाहिए हमें। और जब हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे। तो आपकी पर्ची कितनी कटवा दूंगा? अरे भाई बताओ तो सही, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे कुछ तो दे दो पर्ची। नहीं तो कटवाते नहीं तो दे तो दो, दान दे दो, उसमें क्या है? सब भगवान एक हैं, कोई दूसरे धर्म के हो क्या? कौन धर्म है? अच्छा तब ठीक, सनातनी हो। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये फर्क है हमारे में। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम सब मिलकर के इस देश को बनाया है,
इसलिए बंधु राष्ट्र बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक पर्ची आपके लिए अलग से रखेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं सिख समाज को, जिनका इतिहास बहुत शानदार है, बहादुरी का इतिहास है, त्याग का इतिहास है, और अपनी जान निछावर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे हैं, और एक लंबा इतिहास है इनका। आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने न केवल भारत को कृषि के क्षेत्र में बल्कि दुनिया में अपनी मेहनत और संघर्ष प्रतिष्ठा दिलवाई है। जहां सिख समाज ऐसी कोने में पहुंचा होगा, उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपनी काबिलियत से, अपना जोखिम उठा करके वहां जो स्थान पाया है, उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने काम किया। आज ऐसा सिख समाज हमारा साथ दे रहा, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि सत्ता में जहां स्थान और सम्मान दोनों के लिए हम लोग इनको, राजनीतिक सम्मान के लिए भी हम लोग इनका सम्मान कर, और साथ ही साथ इनके साथ कई बार जमीन को लेकर बहुत विवाद लोग करते हैं। इनकी जमीन, इनके खेत को लेकर के इनको न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे और इनकी जमीन को नहीं छीनने देंगे। साथ ही साथ जो बंदी सिख हैं पंजाब में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सदस्य हैं, हम सब लोग मिलकर के उनकी आवाज उठाएंगे। वो टिंडी यादव को मास्टरमाइंड बता रहे हो, चाहे जब टिंडी यादव पकड़े जाने लगे तो सत्ता को ये चीज लीक कर दी। बहुत कम उम्र के हो तुम पत्रकार, तुम हो भी पत्रकार क्या नहीं, इस पर भी शक होता है। हालांकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बीजेपी को सूट करता है। तो हम एक काम करें ना कि बुलडोजर चलाओ। कितने लोग जेल गए हैं? 9 लोग हैं भाई, सभी बुलडोजर चलाइए। आप बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? जल्दी चलाओ बुलडोजर। और याद रखना, अयोध्या और गोरखपुर की दूरी ज्यादा नहीं है। दिल्ली देहरादून हाईवे बना था, जो कि 2.5 महीने पहले ही शुरुआत उसकी हुई थी। पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, वो पहली बारिश में ढह गया है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है ना, बड़ी खबर है। और इसलिए नहीं है बड़ी खबर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड का उद्घाटन करके गए थे, दूसरे दिन ही वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ढह गया था। और गंगा एक्सप्रेस वे में भी आपने देखा होगा कई जगह कमियां बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही हैं। और ये जो 2 प्रदेशों को और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो बना है दिल्ली से देहरादून, उसमें दिखने को आए कई गड्ढे हो गए, सुरक्षित नहीं है एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। इनके हर पॉलिसी, हर कार्यक्रम भ्रष्टाचार और जेब भरने के लिए होता है। सरकार पात्री महाराज ने कहा है मंदिर के जिम्मेदारों पर चांदी की चोटी चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है अखिलेश जी को खूब बदनाम किया गया, अब मंदिर की चोटी चोरी हुई है तो मौन। मैं न इन महाराज को जानता हूं और न मैं तुम्हें जानता हूं। ऐसा कई पत्रकारों को बैन करना पड़ेगा हमारी प्रेस में। हाँ, बैन करना पड़ेगा। मैं ऐसे पत्रकारों को बैन करूंगा जो सीमा लांघ रहे हैं। क्योंकि मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं जो कह दूं तो फिर बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। है जो पूरा विवाद मंदिर के संजय को लेकर के है, आप मानते हैं कि अयोध्या के एडिशन में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? लोकल सेंटिमेंट फिर आपके साथ होगा? विपक्ष का जो काम है, लोकतंत्र में विपक्ष को जो जिम्मेदारी दी है वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मुझे याद है जिस समय अयोध्या के लोग साथ बैठे पवन पांडे, इनसे वो लोग मिले थे और एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के सस्ते दामों में सरकार ले रही थी और उनके मुआवजे में भेदभाव कर रहे थे।
वहां के बहुत सारे प्रतिष्ठित किसान गरीब सरयू में खड़े होकर के और उन्होंने जो सबसे पवित्र चीज है, धार्मिक चीज है, उसको उठा करके अपने कानों तक पहुंचा करके कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। उसके कुछ दिनों बाद फिर व्यापारी आए थे जिनको उजाड़ दिया गया, जिनकी दुकानें मकान छीन लिया गया, जिनके पास कागज थे, जो वर्षों से रह रहे थे, 40-40 साल से, 80-80 साल से रह रहे थे और सब पीढ़ी समाज के लोग थे ज्यादातर उसमें। वो सब परिवार यहां आए थे, मांग करके गए थे, न्याय मिले उन्हें, लेकिन सरकार ने न्याय कहां दिया उन्हें। यही नहीं, और भी कई जमीनें ली गई। हम लोग, आप लोग बैठते थे, आवाज उठाते थे, सदन में उठाया हम लोगों ने, और हमने तो यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अगर अपनी जमीन ली और अपने लिए मुआवजा लिया है तो एक किसान भाइयों को भी मुआवजा वैसा ही दे दें। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई नहीं हुई जनता की, उसी का परिणाम यह है कि वो अयोध्या जैसी सीट हार गए। सर 4 सिख बंदी यूपी में भी है, और साथ ही ये जानना चाहता हूँ कि सिख समाज को आपकी पार्टी के आने वाले समय में पहले भी सिख समाज को हम लोगों ने कानूनी मदद और जेल से रिहा कराने का काम किया था जब हमारे मंत्री थे, जेल मंत्री, याद होगा, उनका नाम मैं कभी कभी भूल जाता हूं। नहीं, मंत्री नहीं, जिनको छुड़वाया था, हाँ, बलराम सिंह जी। तो न्याय दिलाने के लिए काम और चुनाव हराने के लिए हमें जहां जीतने वाले लोग होंगे हम उन्हें चुनाव जरूर लड़ाएंगे। तो मैं कितनी बार समझाऊं, प्रधानमंत्री जी ने अगर अपना हवाई जहाज ईरान में उतार दिया होता तो युद्ध नहीं होता। विश्व गुरु हम लोग कहलाए जाते। और जो ये संकट आ रहा है हम लोगों के ऊपर, खाद का और डीएपी का और इस सब का, इसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है। हमारे यहाँ किसान भाई बैठे हैं, पता नहीं कौन सी ऑनलाइन खाद आ रही है इनकी, न जाने कितने कागज इन्हें जोड़ने पड़ते हैं तब जाकर के खाद मिल रही है, और खाद पर्याप्त मिल भी नहीं है, डीएपी नहीं मिल रही कहीं भी। और अभी तो अगली फसल के बाद अगली फसल बड़ी महत्वपूर्ण फसल है गेहूं की। जब वो फसल आएगी तो बताओ क्या तैयारी है सरकार की। आलू की फसल आने वाले समय में, तो तैयारी आज क्या है। ये पूरा साइंटिफिक डिसीजन है एग्रीकल्चर का, हर चीज का डेट। फसल आगे पीछे होगी तो नुकसान होगा। अगर मान लीजिए 15-20 दिन का नुकसान हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो बताओ कितना नुकसान होगा देश का, किसान का। तो बिल्कुल साइंटिफिक है कि कब खेत में क्या पानी डालना है, कब खाद डालनी है, कब कीटनाशक दवाई डालनी है। हमारा किसान भी एकदम साइंटिस्ट है वो। तो उस समय सरकार नहीं तैयारी करी, बताओ कोई भी चीज की। सरकार ने जो सब्सिडी पर बीज दिया है, वो उस बीज में खासतौर से जो मक्के का बीज आया है उसमें दाने नहीं आ रहे हैं। मक्का तो लगा हुआ है लेकिन बाली में दाने नहीं। अब मैं क्या कहूं इसके लिए। तो ये बीजेपी कहां से लाई है बीज? ये बीजेपी को बताना चाहिए ये बीज कहां से ले आए हैं, जहां फसल ही चौपट हो गई हमारी। सर हाइब्रिड बीज जो है कॉर्पोरेट घराने बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं का बीज आ रहा है। अंततः आपको उन्हीं का बीज लेना पड़ेगा। वो हमारी साइकिल, जो ट्रेडिशनल साइकिल थी, उसको ब्रेक कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, हमारे रिसर्च के लोग, उनको कहां सपोर्ट कर रहे हैं लोग। हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कहां सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये हाइब्रिड बीज आएंगे तो क्या होगा हमारे, उन्हें बीज वहीं से लेना पड़ेगा। और केवल बीज नहीं लेना पड़ेगा, उस बीज से जो बीमारी होती है उसी कंपनी के पास वो दवाई होती है, कीटनाशक दवाई, वो भी उसी कंपनी से लेनी पड़ेगी आपको। वो कोर एरिया में नहीं गए, टाइगरों के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया वहां। वो टाइगर के कोर एरिया से घबरा गए होंगे वहां। सवाल ये भी है कि अभी तक साइबर फ्रॉड के लिए जामताड़ा और अलवर
बिल्डिंग में जिस तरीके से बड़े गैंग का पर्दाफाश सबमिट सहित पत्ते जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो सब पे क्या लगता है सर यूपी बड़ा हब बन रहा है साइबर फ्रॉड के लिए? 10 साल में भी नहीं पता लगा ये फ्रॉड प्रदेश बना दिया इन्होंने। तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? जब अब आप सोचिए जिस प्रदेश में चढ़ावा चोरी हो जा रहा हो, सीसीटीवी बंद कर करके सीसी हो रहा जा रहा हो, सीसीटीवी के फुटेजेस में खिलवाड़ हुई है, सीसी हो गया यहाँ पर, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो गई, तो ये तो एक निकला है, न जाने कितने निकलेंगे। और आपको मैं बता दूं, आपको यूपी नंबर 1 है साइबर फ्रॉड्स में, सबसे ज्यादा यही है साइबर क्राइम, सबसे ज्यादा नंबर 1 है यूपी स्टेट। और न जाने कितने केसेस रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। आप जानकारी करिए, रजिस्टर ही नहीं कर रही सरकार, क्योंकि रजिस्टर करेगी तो नंबर्स बढ़ जाएंगे। वही क्राइम करने का तरीका बदल गया। अरे जब पैसे वैसे ही निकले जा रहे हैं तो सड़क पे क्यों कोई घेरेगा आपको? खुद सोचिए ना आप। तो क्राइम का करने का तरीका बदल गया ना, तो सरकार की क्या तैयारी है उसके लिए? अब छीनना थोड़ी उन्हें इंटरनेट से उड़ा देना है सब। छीनने वाले सब वहां पहुंच गए कंप्यूटर लेकर के। और इसमें भी सर मास्टरमाइंड ही पकड़ा गया है, जो काम कर रहे थे वो लोग। तो वो तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, जब आप डिजिटल इंडिया, इतना इंटरनेट, इतना सब कुछ से आपका सिक्योरिटी के लिए क्या कदम उठाया आपने? अच्छा, मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? अरे वो जानते ही नहीं कुछ। सर उत्तर प्रदेश में 31,000 वक्त के रजिस्ट्रेशन को दस्तावेजों की हाँ, ले कितना बढ़िया सवाल आया। देखिए आप, यही सवाल है महत्वपूर्ण इनके लिए। वो तो मुस्लिम भाइयों को परेशान करने के लिए, सिख भाइयों को परेशान करने के लिए काम करती सरकार, केवल बुलडोजर चलाने के लिए। तरह तरह की बातें चल रही हैं। मुख्य सचेतक पद से विधायक जी ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से इस्तीफा दिया। बहुत अच्छी बात है। हमारा पुराना नेता कार्यकर्ता है, पार्टी का जो डिसीजन होगा वो स्वीकार करते हैं। पार्टी वही चलती है जिसका डिसीजन स्वीकार करते हैं लोग। हाँ, और यंगेस्ट राज्यसभा थे एक टाइम में। मैं समझता हूं प्रेस के साथियों का धन्यवाद दूं मैं। जैन जी आए हुए हैं। ओह, अभी रुक जाइए, गाना दिखवा दो। और एक हाँ, ये तो अच्छे से अब इन मुख्यमंत्री सरकार हटाओ। लास्ट सवाल। भारतीय जनता पार्टी का ये व्यवहार किसी भी सांसद के प्रति, और सरकार बदल जाए तो उनके कार्यकर्ताओं के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है। और निंदनीय के साथ साथ इस तरह की जो भावना पैदा हो रही है, ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि लोकतंत्र में इस तरह की भावना पैदा की जा सकती है कि अगर कोई हार गया है तो उसको अपमानित किया जाएगा इस स्तर तक। उनकी सुरक्षा हो और उन्हें जैसे जिन्होंने इस तरह का व्यवहार किया उनके साथ कड़ी कार्रवाई हो। कल वहां हो रहा है, आज यहां होगा, तो आप कहां सुरक्षित हैं फिर?